बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे मौजूदा मुल्क की सियासत के हवाले से। इसमें नवाज शरीफ साहब की रवानगी से लेकर पाकिस्तान वापस आने तक के हवाले से भी ख़ास तौर पर जिक्र किया जाएगा। कुछ रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक जो मुलाकात हुई थी APC के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी हुई। अब सवाल यह है कि तमाम जमातें जिनका इंदिया मौलाना साहब दे रहे हैं, क्या उसमें तमाम अपोजिशन की जमातें मौजूद होंगी? और कहा जा रहा है कि मुहर्रमुल हराम के बाद या 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के लिए टफ टाइम शुरू हो सकता है। ये टफ टाइम कितना कामयाब हो सकेगा ऐसी सूरत में जब कराची के अंदर पीपल्स पार्टी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। पूरा कराची इस वक्त डूब रहा है। कराची में तबाहकुन बारिशों का जो सिलसिला जारी है उसने ना सिर्फ वहाँ के मवासलाती निज़ाम को शदीद मुतासिर किया है बल्कि लोगों की जिंदगी शदीद मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कल यानी कि हफ्ते से लेकर पीर तक इन 2-3 दिन के दरमियान मजीद बारिशें होंगी। ऐसी सूरत हाल में सिंध में पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी, जबकि मौलाना साहब ये एक्सपेक्ट किए बैठे हैं कि हुकूमत को भी टफ टाइम दिया जाएगा। उस टफ टाइम से कैसे निपटा जाएगा जिसकी अभी आप तमाम फुटेजेस कराची के हवाले से देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ना सिर्फ कराची के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद है, MQM भी वहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी का वो गार्ड समझा जाता है कराची को, सिंध को, मगर तमाम जमातें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के अंदर मसरूफ़ हैं। वो तमाम जमातें जिसमें कराची के ऊपर जो रूल करती हैं। इसके अलावा आलमी मंजरनामे के हवाले से भी खास तौर पे गुफ्तगू होगी। इंडिया की कुर्बत इजराइल के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये कुर्बत चाइना कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है जिसका बार बार इंडियन मीडिया दावा भी कर रहा है। इसके ऊपर भी हारून साहब को मैं तज़िया लूँगी। हारून साहब, कराची के हवाले से बात करूँगी मैं, मगर अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें हम इमरान खान साहब का हालिया इंटरव्यू भी देख रहे हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो रवाना हुए थे वहाँ पर हमें सही नज़र आ रहे हैं। उनकी वापसी के हवाले से आप क्या समझते हैं? मगर वो समझते हैं बिल्कुल सही है, उन्हें वापस आना चाहिए। देखिए, अलमिया तो इस वक्त कराची का ही है जी बिल्कुल, और दिल बोझल हैं बहुत। एक तो आशूरा के ये दिन हैं, इसमें हर मुसलमान का दिल बोझल होता है अहले बैत की याद। और कराची पे जो कुछ बीत गई है वो एक क़यामत सुग़रा है जिसकी ताब मतलब वो जो भुगत रहे हैं हमारे भाई बहन, बेहतर जान वो तो भुगत ही रहे हैं, मगर देखने वाला भी मतलब सदमे का शिकार, अगर उसके सीने में दिल है तो सदमे का शिकार हुए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन सियासतदानों का आपको पता है, उनको अपनी सियासत से गरज है, उनका खेल उन्हें इससे गरज नहीं है कि इंसानों पर क्या बीत रही है और करोड़ों 2 करोड़ इंसानों पर क्या बीत रही है। इतना बड़ा अलमिया है। देखिए, सियासत तो मुझे अपोजिशन की कामयाब होती दिखाई नहीं देती। किस उसके अवामल है यही एजिटेशन जो वो करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो आज ये एक ख़ास मोहलत लोग देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इमरान खान साहब ने भी गलती की थी ना, जल्दी की थी एजुटेशन, तो बाद में वो कामयाब रहे बाद एतबार से। दूसरी बात यह है कि कोई इत्तेहाद मौजूद नहीं है। कामयाब मुलाकात नहीं हुई ना शहबाज शरीफ साहब के मौलाना फजलुर रहमान की। अच्छा, इस तरह की मुलाकात या तासुर ये दिया। मुलाकात अगर कामयाब होनी हो तो 2 आदमी बैठते हैं, बात करते हैं राजदारी से। वो लश्कर लेकर गए एक पूरा, और वो खुद मौलाना फजलुर रहमान पे हज़ारा आदमी एतमाद इन पे कर चुके हैं। उन्हें सूट करता है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ उन्हें क्यों सूट करता है मौलाना फजलुर रहमान। फिर ये है कि कोरोना पे जो अल्लाह ताला ने करम किया, सूरत हाल बेहतर हो गई। 1000 आदमी इंडिया में आज मरे, 1000। ये ब्राज़ील में ही सूरत हाल है, अमेरिका में ही सूरत हाल है, पाकिस्तान से संभल गया है और कारोबार कुछ ना कुछ चल पड़ा है। जो मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, कोई प्रॉपर्टी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। और भी मामला मैं जिक्र करता हूँ। तो जमात इस्लामी ने चिट्टा जवाब दे दिया मौलाना साहब को। हाँ, चिट्टा किस मामले में हारून साहब? इसी में वो जो मीटिंग में बुला रहे थे। हाँ, मेरी अभी बात हुई है अच्छा अमीरुल अजीम साहब से। तो जमात इस्लामी में जो डिस्कशन हो रही है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि ये तो एक ऐसी बस में हम बैठेंगे जिसका ड्राइवर सवारियाँ भेज देगा। आगे आगे किसी ये बसों में नहीं देखा आपने कि वो एक बस जा रही होती है, सवारियाँ कम होती हैं तो वो दूसरी बस में से बिठा देता है। जब हम भी बसों में बहुत सफ़र करते रहे हैं जी, तो कितना ही मुसाफिर एहतजाज करें, मगर वो और 2008 में वो उनके साथ कर चुके हैं ना कि उन्होंने मुशर्रफ के साथ समझौता कर लिया था और काई साहब बेचारे
फरियाद करते रह गए और कुछ नहीं। मुनव्वर हसन साहब इसीलिए कहते थे ना उसकी माफ़ी मांगे। और अभी भी जो इत्तेहाद किया था तो जमात इस्लामी को क्या मिला जी। जमात इस्लामी के वज़रा का तासुर बहुत अच्छा था, ये बात याद रखी। 2-3 पहलू उनके अच्छे हैं सियासत में। वो कितने जो उनकी पोजीशन है वो तो सब जानते ही हैं, मगर ये कि खिदमत खल्क में, एजुकेशन में और दूसरा उनके वज़रा पे किसी पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो उसका बेनिफिशरी ये थे, नुकसान उन्हें पहुँचा। फिर ये है कि अभी एक बड़े अखबार ने सर्वे कराया है कि इमरान खान अभी भी पॉपुलर हैं और उसकी वजह कोरोना है या जो कुछ भी है, या उम्मीदें भी वाबस्ता हैं लोगों की वाबस्ता हैं उम्मीदें भी। फिर उनके लोग इमरान खान के लोग उसके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को तो ये सूट करता है एजिटेशन, इसलिए कि नकद दाद मिलेगी, मदारस के लड़के हैं ले आएंगे, नवाज शरीफ साहब को जज्बा इंतकाम भी है। नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। वो इस मुआहदे पे गए थे कि वो कोई पार्लियामानी सियासत करेंगे और एजिटेशन नहीं होगा, लेकिन सब्र कहाँ पाकिस्तानी सियासतदानों में और नवाज शरीफ में तो बिल्कुल ही नहीं। सियासत कर रहे हैं, इक़्तिदार मिल सकता है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया, बेटी को इजाज़त दे दी कि पत्थर लगे जाओ मारो। और इसका तो मतलब ये ज़ाहिर है इमरान खान तन के खड़ा हो गया है और अब उसके तेवर ये हैं कि अब जो करना है कर लो। शहबाज शरीफ का क्या होगा? उनकी अंडरटेकिंग पे नवाज शरीफ साहब गए। पहले इसकी बात कर लेना, ये बड़ा अहम सवाल है। जी जी। बात यह है कि अब वो तो उसको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं कर सकते। एक तो कोरोना भी ख़त्म थोड़ी हुआ है, एक सैलाब है, लोग अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, महंगाई है, बर्डन है, उसमें ये इमरान खान भी कसूरवार है। मगर ये कि पिछली हुकूमतें भी तो इतना मलबा छोड़ गई है ना, ये तो अब कुछ है तो ये भी ना करदा कर तो ये भी कुछ नहीं सके ना। चीनी पे हाथ डाला तो 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई और आटे पे हाथ डाला तो 1.5 गुना महंगा हो गया। हैं तो ये भी बातों का ही ना, करने कराने के तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग इस मूड में नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को एक तो जज्बा इंतकाम उनका ठंडा होता है और पॉलिटिकली अलाइव रहते हैं, लीडरी भी उनकी चमकती है। सारी छोटी पार्टियां बुला ली ना, अब्दुल समद अचकज़ई भी, अख्तर बैंगल भी, अजमत यार वली भी हैं जी। और इन लोगों को क्या है, इनका कोई और तो कोई काम है नहीं, एजुटेशन में होंगे तो जिंदा रहेंगे ना। लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन मुझे बनती कहीं दिखाई नहीं देती, इसको कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और बनेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों लीडर बनाएंगे? उसका बेनिफिशियरी जमात इस्लामी वालों से मैंने पूछा इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, मेरे तो ख्याल था वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाईजान हम नहीं जा रहे, इसका बेनिफिशियरी होंगे वही लुटेरे, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, जरदारी और नवाज शरीफ। तो फ़ायदा क्या हुआ? मौलाना फजलुर रहमान तो तुले रहेंगे, उन्हें फ़ायदा है हर लिहाज से। अब आपने पूछा था शहबाज शरीफ साहब, डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब भाई 2 कश्तियों में सवार हैं। मैंने सुना डूब जाता है इंसान, मुस्तकिल तौर पे सवार हैं। और कमाल है कि 2 कश्तियों के सवार, ऐसा कभी हुआ नहीं सियासत में कि 2 आदमी उधर इस्टेब्लिशमेंट को वफादारी का यकीन दिलाते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उधर भाई के साथ चलते हैं। पार्टी तो भाई की के साथ काफी पुराने हैं, शायद इसीलिए उन पे हमेशा से हैं, हमेशा से, इसीलिए भरोसा है। इसीलिए नहीं, मतलब वो तो कोशिश तो वो करते, पर जुलूस लेके भाई जब लाहौर पहुंचे थे वो तो जुलूस नहीं पहुंचे थे ना। वो तो हर मरहले पे उन्होंने कोशिश तो की इस्टेब्लिशमेंट को मुतमईन रखने की। वैसे जो मुज़ाकरात है ना, जो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया, ज़हन में इन लोगों के ये था कि भाई चला जाए, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, पार्टी का कोई और आदमी आ जाएगा और अपनी आराम से जलावतनी की ज़िंदगी बसर करे। मगर आराम कहाँ, चैन कहाँ, आराम कहाँ, परदेश में डेरे डाले। चैन जो आदमी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो बाद में तो उसकी सिकनेस बन जाती है। इक़्तिदार या खुद हो या साहबजादी हो। भाई को तो उन्होंने जवाब दे दिया। नवाज शरीफ इतने पुरुम्मीद थे कि उन्होंने कहा, तहमीना दुर्रानी ने कहा था फौजिया कसूरी से कि जल्दी न करना, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचने वाली हूँ, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो फैसला करना। और ये नहीं था तो उनका ख्याल था कि पंजाब तो मिल ही जाएगा। अच्छा, पंजाब में तो सीटें भाई किसकी ज़्यादा थी, पीटीआई की। वो तो जहांगीर तरीन साहब जो है
वो जहाज लेके निकल खड़े हुए। मैं उनके ऊपर भी बात करूंगी, उनके ऊपर जरूर बड़ा आजकल बड़ा अहम मौजू है और लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा। दफन क्यों है, अगर इतना इंपॉर्टेंट है मैं आऊंगी इसके ऊपर जरा यहीं से। जरूर। तो वो पंजाब तो कम से कम मिल ही जाएगा, तो वो तो कुछ और ही होगा। वो जहांगीर तरीन ने के अपनी से पांसा ही पलट दिया, नहीं पांसा ही पलट दिया। जहांगीर कायदत ने कहा था मैंने और मेरे टाइपराइटर ने, वैसे ये फिक्र सही नहीं है, बाद लोग वैसे मुस्तनद नहीं समझते, लेकिन जहांगीर तरीन उसके जहाज ने तो जो करिश्मा दिखाया, एस्टैब्लिशमेंट अगर साथ नहीं देगी, खान साहब का, इनका अपोजिशन का अगर साथ नहीं देगी तो इनकी कामयाबी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान को क्यों निकालेंगे जी इस वक्त, ये क्वेश्चन है। वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे तो इमरान खान का उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। और अपोजिशन के बारे में डाउट्स हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ के बारे में, साहबजादी के बारे में भी, तो क्यों, और इसके जो मुतहर्रिक हामी हैं उन्हें क्यों प्रवोक करेंगे इमरान खान के। लिहाजा मुझे तो कोई मुत्तहदा पोजीशन बनती हुई नज़र नहीं आती और इमरान खान इस वक्त जाते हुए नज़र नहीं आते। अगले बरस के बारे में नहीं कह सकते, अगर यही सूरत हाल रही, कुछ भी डिलीवर न कर सके, महंगाई बढ़ती गई, चीनी की यही सूरत हाल रही, बेरोज़गारी बढ़ती गई। अभी तो बाजार एसेस भी ठीक है शेयर मार्केट पे और बाकी कुछ चीज़ें, अगर जो कराची की सूरत हाल है, उन सब इस पे आऊँगी, मईशत को बहुत बड़ा धचका लगने का अंदेशा भी अभी बाकी है। खान साहब के ऊपर भी आते हैं, मईशत को कैसे धचका लगने का, अभी कराची के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हाँ जाहिर है कराची का वो बहुत ही एक पहलू ऐसा है जो बहुत ख़तरनाक है। हारून साहब, मुल्क के अंदर अगर एहतसाब का इदारा है, उसके एहतसाब से बचने के लिए या बचाने के लिए वज़ीरा को वज़ीर-ए-आज़म अगर ख़ुद अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद बता रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं। बुज़दार साहब के मामले पे हुआ, खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया अभी रिसेंटली, उन्होंने रज़ाक दाऊद, जिसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, उन्होंने कहा मैं 40 साल से जानता हूँ, उनके ऊपर जो बात होती है वो गैर मुनसिफाना हो रही है। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब जानते होंगे उन्हें, लेकिन कानून की नज़र में इस बात की अहमियत नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म उन्हें जानते हैं और वो हुस्न ज़न रखते हैं। कानून की नज़र में कानून तो वाक़यात देखेगा कि वो डैम के मामले में उनका इंटरेस्ट है नहीं है, CPEC की मुखालफत की है नहीं, कारोबार में कहीं को गड़बड़ की है नहीं, ये तो एहतसाब के अदारों का काम है, ये तो नैब का और FIA का काम है, ये वज़ीर-ए-आज़म का काम तो नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म क्यों कर रहे हैं? खुसरो बख्तियार के मामले में भी, और ये भी वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही अपोजिशन कर रही है कि भाई FATF को अगर मंजूर कराना है तो इसको सारी मनी लॉन्ड्रिंग वाला किस्सा ख़त्म करो, जो कुछ हमने किया। यही इमरान खान साहब कर रहे हैं ना। वो खुसरो बख्तियार पे कैसा सन्नाटा है, क्या वो एक मशहूर डायलॉग है कि इस कदर सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसी खामोशी खुसरो बख्तियार पे कोई बोलता ही नहीं। वो तो बिल्कुल BRT की छतें टपकी, कोई उसका जिम्मेदार है कि नहीं है। और IB ने कह दिया कि दामन इनका साफ है तो दामन उनका साफ नैब बंद कर दें, नैब बंद कर दें, फिर हाँ बंद कर दें। नैब के इदारे को बंद होना चाहिए। नैब का इदारा सिर्फ एहतसाब ऑपोजिशन का ही क्यों करे? वाइट कॉलर उन्होंने, और नैब वाले को दिमाग चल गया है, उन्होंने उनको बुलाया और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 4 दफ़ा बुलाया। ठीक है, तरीन साहब के, रज़ाक दाऊद साहब की तो बड़ी साइड ले ली खान साहब ने। तरीन साहब आपने कहा बड़ा अहम मौजू है, दफन क्यों है, मट्टी के नीचे क्यों है ये मौजू, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, अब तो उस पर तो गुफ्तगू हो रही है। पहले तो उन्होंने ज़ाहिर अफसोस किया कि मेरा इतना पुराना साथी था और उससे ये तासुर पैदा हुआ कि वो ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं, मगर मेरी राय ये नहीं थी। उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ है, अब तो उसका फोरेंसिक ऑडिट एक तरह से हो रहा है ना। उसकी सारी कंपनियां, तमाम बैंकों के खाते, उसकी आल औलाद, अभी भी बहुत उसके अजीज रिश्तेदार, उसके जानने वाले, उसके मैनेजर्स। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि उससे बहुत सख्त इंतकाम लेने का इरादा वज़ीर-ए-आज़म साहब रखते हैं। लेकिन जिस तरह अमेरिका के भड़काने के बावजूद चीन जंग में नहीं जाएगा, चीनी के कारखानों वाला जहांगीर तरीन भी एक सियाना आदमी है, उस पर कितनी सख्ती करें, हत्ता के खुदा न खासा जेल भी उसको भेज दें, तो वो PTI के खिलाफ उठ के खड़ा नहीं होगा ये इमरान खान। अभी भी उन्होंने कोई ऐसी लबकुशाई नहीं की, उनने न करेगा, न मेरा ख्याल है वो न अभी तक उन्होंने किया है, न करेंगे, इसलिए कि वो समझदार आदमी हैं। वो समझते हैं
कि ये मेरी जगह है, और अगर ये पीटीआई के साथ मैं नहीं चल सकता तो मुझे खामोश होना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए। वो नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ क्यों जाएंगे? तो ये असर जायल हो गया जो कहा जा रहा था एक फॉरवर्ड ब्लॉक होगा या फिर नून लीग से वो हाथ मिला लेंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी उनको अप्रोच कर ले, तो ये असर फिर जायल हो गया? इस वक्त मेरा तो ख्याल है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फर्ज कीजिए वो मुखालफत करते हैं पीटीआई की, तो कभी कोई वक्त होगा तो करेंगे, या पूरी कहानी बयान करेंगे। वो मामला क्या है, उस कहानी में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें हैं जो चूँकि पूरी तरह मुसद्दका नहीं है, और उससे अंदेशा है, मतलब ये कि एक बैड टेस्ट की बात होगी। वो पूरी कहानी वो खुद सुनाएंगे जब वक्त आएगा तो, और वक्त तमाम पर्दे चाक कर देता है, हकीकत लोगों के सामने आ ही कोई चीज़ राज नहीं रहती। अब मुझे आए ज़रा कराची की तरफ हारून साहब, ये कराची की हकीकतें कब लोगों के सामने शायद आ गई हैं तो लोग अंधे हो गए, हमें नज़र नहीं आता कि कराची शहर को किसने तबाह किया, क्या किया, क्या नहीं हुआ। वो तो कुरान मजीद कहता है ना, मैं हमेशा दोहराता रहता हूँ कि खरे और खोटे को हम अलग कर देते हैं एक प्रोसेस में, छांट के जुदा कर देते हैं, आश्कार कर देते हैं खल्क़ खुदा के सामने। 12 साल से एक आदमी बैठा हुआ है आसिफ अली जरदारी, और मनमानी कर रहा है, जो मकान चाहे खरीद ले, जो प्लाट चाहे खरीद ले, जो कारोबार चाहे करे, जिसको चाहे एक नया शहर वसाने, जो मन भाग गया वो ले लिया। देखिए मसाइल क्या हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ना, एक ये उसका मज़र है। MQM और पीपल्स पार्टी ने इसको, जो मैंने आपसे कहा ना था कि जैसे दिल्ली लूटी, इस तरह लूटा गया है इसको। 4 नाले, महमूदाबाद, गुजर नाला, फलां और फलां, जी कुछ का नाम मुझे याद नहीं आते, तो 8 से 12 किलोमीटर तक 80,000 मकानों की इजाज़त दी MQM ने। 80,000, हत्या कि उनका सिटी ऑफिस बल्दिया का उसमें बनाया। जब आप नालों में मकान, 80,000 मकान, तो खुमियाजा भी भुगत लिया। KPT भी ने, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने भी एक कॉलोनी बनाई, उसका तो डिफेंस एड का एक हिस्सा भी जो है वो समंदर जो रिक्लेम किया है, मच्छर कॉलोनी वगैरह, वो कूड़ा डालते रहते हैं उसमें। आप चाहें तो एक प्लाट ख़रीद लें समंदर में, कुछ 2 साल के बाद वो आपको मिल जाएगा, अगर वो देना चाहें तो। उसमें कूड़ा डालते रहेंगे, उस समंदर से जब वो भर जाएगा उस जगह से, हाई टाइड जहाँ पे आती है वहाँ पे वो डालते रहते हैं। तो 500 अरब रुपए पाकिस्तानी तकरीबन तेहरान पे हर साल खर्च होते हैं। इससे छोटा शहर है, और अगर आप तेहरान जाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि सफाई होती क्या है। अच्छा, 800 अरब रुपए इस्तांबुल पे खर्च होते हैं पाकिस्तानी। कराची के लिए जो पाकिस्तान की माशी शहरग है, जिसके बगैर पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल हो नहीं सकता, 70 to 80% अर्न करके देता है पूरे पाकिस्तान को। उसके लिए कितने पैसे हैं? कितने? सब अदारों के मिला के 50 अरब रुपए, और जाहिर है वो 50 अरब रुपये खर्च नहीं होते भाई। बाकी तो आप छोड़ दें, ये जो कॉलोनियाँ बना रहे हैं रास्ते में, और ये जो मकान बना रहे हैं, नालों की सफाई नहीं करते। नालों के इर्द गिर्द तजावुजात, इतनी कहाँ से सफाइयाँ हो? जाहिर है कितनी सफाई का भी जो आगे जगह NDM ने की ना, वो वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हम सो नहीं रहे, और चेहरे पे उनके इतना इत्मीनान है। वैसे तो इमरान इस्माइल के चेहरे पे भी इतना इत्मीनान है, अल्लाह के फजल से बिल्कुल रिलैक्स है, यानी क़यामत गुजर गई है। बाज़ सरजानी टाउन से 80% लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है। सरजानी टाउन का बहुत बुरा हाल है। फर्नीचर की जो मशहूर मार्केट है उसमें बोर्ड तक पानी है, शटर तक नहीं, बोर्ड तक, उम्र भर की उसकी कमाई चली गई। जो खाने के मराकज़ का इलाका है हारून साहब, वो मुकम्मल डूबा पड़ा है। और वो कह रहे हैं मैं सोया नहीं। जो आदमी सोते नहीं उसका तो चेहरा सुता हुआ होता है, उसकी तो हालत खराब होती है। 48 घंटे में सिर्फ 2-4 घंटे सोए हैं, वो खुद बयान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके चेहरा तो कुछ और कह रहा है। मंचे गोए वो तंबूरा मंचे गोई, आप कुछ कह रहे हैं, आपका हुलिया कुछ और कह रहा है। और कैसे ठंडे ठार लहजे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। ही गेव द इम्प्रेशन
कि कल तक तो सूरत हाल ठीक थी, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसमें शुबह नहीं, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन कल तक क्या सूरत हाल या परसों तक क्या सूरत हाल ठीक थी, अब और बिगड़ गई, लेकिन कल परसों तक क्या सूरत हाल थी? जब अलर्ट था हारून साहब तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो मजीद बारिशें हैं जिनके बारे में महकमा मौसमियात ने कह दिया, तो कराची शहर का होगा क्या? क्या बनेगा इस शहर का? बासियों का क्या बनेगा? जी, कराची की मुकम्मल बहाली के लिए तो बहुत रुपए चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अब इत्तला ये यूनुस धागा साहब को ढागा उनको बना रहे हैं, लेकिन अभी ये कहा गया कि क्या करेंगे? वफाकी नजम शाह साहब को जो अपनी चॉइस है, कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं तलाश करते? टाउन प्लानिंग का इतने लोग हैं कराची में नहीं तो पंजाब से ले जाएं, इसमें क्या सवाल है? ये तासुब का मामला हो जाएगा हारून साहब, अगर आप पंजाब की बात सिंध में अंदर कर देंगे न ले जाएं तो कौन उन्हें? देखिए 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात तो उनके पास हैं, न ले जाएं, उनकी मर्जी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ से मिले, बलोचिस्तान से मिले, पख्तूनख्वा से मिले, कहीं से मिले, सवाल ये थोड़ी है कि वो आदमी महाजर है, या अगर महाजर हो तो क्या है, और पार्टी का हो या ना हो, कोई हो, मैं कहता हूँ मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इससे भी बहस नहीं है। वो शहर को बचाना है ना। कोई पाकिस्तानी जो बेस्ट हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको लगाएं, और एक बड़ा जामे मंसूबा चाहिए, और वो नहीं बनेगा इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मैं जा रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आऊंगी गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, कराची की बात हो रही थी, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिलावल साहब ने भी उनको टेलीफोन किया। उनका ये कहना है कि जितना नुकसान इन बारिशों से हो रहा है विफाक उसका अजाला करेगा। नहीं, विफाक तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने पहले तो उन्होंने कहा जी मुझसे मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, भाई फौज भेजी है, वो मदद NDMA को भेजा है। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी मुझसे बात ही नहीं करते। थोड़ी देर बाद असद उमर का ट्वीट आया कि वज़ीर आला को फ़ोन किया है वज़ीर आज़म ने। वैसे वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, वहाँ जाते हैं उससे फ़र्क पड़ता है जाने से। लेकिन ये है कि भाई 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात तो सारे आपके पास हैं, आप इख्तियार से ज़रा बराबर पीछे नहीं हटने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और पैसे सारे मरकज़ दे दे, आपके हवाले कर दे, उसकी ज़मानत क्या है कि वो पैसे खर्च होंगे? ये दलील दी मुर्जा वहाब ने कि हमने कराची को इसलिए बल्दिया को इख्तियारात नहीं दिए कि शिकायत थी करप्शन की। अच्छा, ठीक है, लफ्ज़ ये करप्शन में इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, तहफ़्फ़ुज़ात है या मुराद यही थी। तो आपको पैसे दे दें, आपकी रेपुटेशन क्या है? पैसे सारे आपको दे दें। देखिए, पैसे तो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर दयानतदारी से 100-150 अरब रुपया भी खर्च किया जाए, कुछ नजर तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में और नेमतुल्लाह खान के ज़माने में चीज़ें कैसे तेज़ी से इम्प्रूव हो गई थी। बस सड़कें बनी, सड़क की एक उम्र होती है। इन्होंने तो शहर को बोर्डों से भर दिया, और ये कहते हैं कि भाई ये हमें भुला दिया, नज़रअंदाज कर दिया, हमारी बात नहीं सुनते। क्या बात आपकी कौन सी नहीं सुनी गई भाई? ये कोई पहली दफ़ा हुआ है ऐसी गैर मामूली बारिश हुई है कराची में। खैर बहुत रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन 73 में मुझे याद है लाहौर में यही हुआ था, इसके बाद भी कई मौक़े पर हुआ है। तो अगर आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं भाई, 2 फुट कहीं जगह पे कराची नीचा है समंदर से, और एवरेज 30 फुट ऊंचा है, ढलवान बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ खड्डा तो हजारों बरस के प्रोसेस में कुदरत ने ये जो इतने नाले बनाए थे, सैकड़ों नाले हैं, वैसे बड़े नाले 58 हैं और 14 बहुत बड़े हैं। ठीक है, इन्होंने क्या 4 ये समझे कि सबसे बड़े गुजरना लगा। तो आपने जब उसमें मकान बना दिए, ढलवान तो पहले ही कोई ज़्यादा नहीं है, तो पानी कहाँ जाए?
कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब जो ये नुकसान हुआ हारून साहब, सड़कें बैठ गई हैं, लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचा है, बुरे हालात हैं, तो क्या ये विफाक की जिम्मेदारी है कि वो ये इस नुकसान का अजाला करेगा? नहीं, विफाक भी जो कुछ कर सकता है उसे करना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहे विफाक ने कहा नहीं सड़कें, मतलब न्यू नाज़िमाबाद में 9 फुट पानी खड़ा है। आइए चुंदरीगढ़ रोड जो है हारून साहब, तिजारती मरकज है वो पूरा, वो कंप्लीट इस वक्त ब्लॉक है। शाहराह फैसल बंद थी, शाहराह फैसल अगर बंद होगी तो बाकी लाहौर की माल रोड बंद हो जाए तो बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारून साहब। अब ये देखिए होता क्या है, अब ये जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, जो मेरा अंदाजा है वो बड़े बड़े मंसूबे, गैर मुल्की मुशीर, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, वो सब कुछ उसकी नज़र हो जाता है। आप मकामी माहिरीन से मदद लें, अपने मकामी वसाइल कितना कर्ज आप लेते रहेंगे और कैसे अदा करेंगे? 85% के करीब पहुंच गया है कौमी आमदन के बराबर 72% से होता हुआ। तो ये कब तक कर्ज लेंगे आप? इसके लिए एफर्ट पुट करनी पड़ेगी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, वरना पीपल्स पार्टी इसमें उसी तरह डूबेगी जैसे एमक्यूएम डूबी है। एमक्यूएम को कोई बात समझ में नहीं आती थी। माजरत के साथ एमक्यूएम की बात की, अगर मेरी टीम ने एक क्लिप रखा हुआ है, अगर वो आप दिखा सकें तो वो हारून साहब आपको हालत ज़ार भी बयान करेगा, हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा। ये वीडियो, ये हारून साहब ये एमक्यूएम के लोग हैं जो कि पानी के अंदर झाड़ू चला रहे हैं, जो पहले सफाइयाँ नहीं की। क्या मज़े खेज़ है, आप अपनी हालत ज़ार पर रो रहे हैं, हंस रहे हैं, अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये पानी के अंदर झाड़ू चलाने का मकसद क्या है? मस्खरा बना है और क्या है? तमाशे यही एमक्यूएम हमेशा करती आई है, यही पीपल्स पार्टी करती आई है। सिंध की बदकिस्मती के 2 नाम हैं, एक एमक्यूएम है, एक पीपल्स पार्टी है। इन्होंने ही रूल किया है, इन्होंने ही रूल किया है। नहीं देखिए ना, वो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल हमेशा हम दोहराते रहते हैं। जी जी। आपने फरमाया कि इतनी तकलीफ मुझे करबला में नहीं हुई थी जितनी अहले कूफा की खामोशी पर। कूफा एक शहर नहीं है, खामोश उम्मत का नाम है। हर वो शहर जहाँ जुल्म हो और लोग खामोश रहें वो कूफा है, और उसके रहने वाले कूफी हैं। लोग उठ के खड़े क्यों नहीं होते? जब तक पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को दफन नहीं कर दी जाए। एमक्यूएम तो मौत के रास्ते पर है। पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली स्पीकिंग, राय आमा से, अपनी कुव्वत से, अवामी कुव्वत से दफन नहीं कर दिया जाएगा, न सिर्फ अच्छा कराची तो नहीं, सिर्फ हैदराबाद डूब रहा है। और इंटीरियर सिंध में क्या हालत है? इंटीरियर सिंध में बहुत जानी नुकसान भी हो रहा है, मकान गिर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। उसकी कवरेज इतनी नहीं हो रही। ऑब्वियसली कराची ज़्यादा बड़ा है, उसकी सनती अहमियत भी है, आबादी का तनासुब भी ज़्यादा है। इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है? इंटीरियर सिंध में यही हो रहा है। एक तो वो वैसे बटेरे की गिरफ्त में है, मुस्तकिल तौर पर एक आम सिंधी, ठीक, और एक जब ये आफत आती है, एक सर्वे था बहुत पुराना, कोई 30-35 साल पहले, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, वो एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपा था। सैलाब से, सैलाब का भी ख़तरा है। देखिए वो चनाब में पानी छोड़ दी, चनाब पे कोई डैम भी नहीं है। ये सिर्फ लाड़काना ज़िला में जितना नुकसान सैलाब से होता है, अगर वो खर्च कर दिया जाए तो मुल्क तबाही से बच जाए। अब कालाबाग डैम अब समझ में आता है लोगों की या नहीं समझ में आता? शायद आ जाए हारून साहब। नहीं देखिए, जब लोग जिद पे अड़ जाते हैं, जब लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में होते हैं, तब कुछ जब लोग कोई दलील नहीं सुनना चाहते, पागलपन और जुनून उन पर सवार हो जाता है। कितने करोड़ फुट पानी जो है वो दरिया सिंध में समा सकता था और सैलाब का खतरा टलता। बारिशें तो कराची की एक अलग मुसीबत आई, लेकिन कितना फायदा हो सकता, लाखों आदमियों का रोजगार ही चला गया है। कीमती जाने चली गई, 80 अफराद की तो डिटेल मुराद अली शाह साहब ने दी है। कालाबाग डैम अगर ये होता अगर, तो ये अब जो सैलाब का खतरा है वो तो ना होता, बिजली अलग पैदा हो रही होती। 35% हिस्सा कराची का अंधेरे में है इस वक्त। 35%, 35% हिस्सा कराची का इस वक्त मुकम्मल अंधेरे में है, और न जाने कब तक रहे। नहीं, फेज़ 2 का मैंने पता किया है, फेज़ 6 का पता किया, डिफेंस का,
और कुछ इलाकों का, बाद में 24 घंटे से बिजली बंद है। 24 घंटे, एक बारिश के बाद का हबस और फिर बिजली की बंदिश। बहुत सारे लोग पानी लोग खरीद के पीते हैं हारून साहब, कई घंटों से, 1-2 दिनों से लोग अपने दफातर के अंदर महसूर हैं, जो अपने घर के तक नहीं जा सकते, सड़कों पर कंटेनर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, गाड़ियों, सिर्फ जो गाड़ियों का नुकसान है मेरा ख्याल है मुमकिन है वो अरबों रुपए से बढ़ जाए, इसलिए कि जो गाड़ी पानी में डूब गई इसके बाद वो चलाने के काबिल तो नहीं रही, बाकी नहीं रहती। उसके इंजन का क्या होगा, उसकी सीटों का क्या होगा, उसकी बाकी चीजों का क्या होगा। हारून साहब, पानी निकलेगा, जो पीछे बाकियात अपनी छोड़ के जाएगा, जो बीमारियां छोड़ के जाएगा, उसका क्या होगा। हारून साहब, क्या ये तजवीज़ ज़ेर गौर आ सकती है कि दुनिया के कुछ ममालिक के हवाले से कहा जा सकता है वहाँ 2 दारुल हुकूमत भी हैं, जनूबी कोरिया का शायद कहा जाता है वहाँ पर 3 है, मेरा ख्याल है हो सकता है कराची को बनाया जा सकता है इस्लामाबाद। हर तजवीज़ पे गौर करना, हर तजवीज़ पे गौर करना चाहिए, लेकिन जो बात इमरान खान ने कही है वो बढ़िया है। क्या बड़े शहरों को एक मुल्क की तरह चलाया जाता है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, बिल्कुल। इस्तांबुल को इसी तरह चलाया जाता है। लंदन का मेयर वजीर आजम के बाद शायद सबसे ज्यादा अहम आदमी होता है। न्यूयॉर्क के मेयर को आप देखते हैं कितनी अहमियत दी जाती है। जी। जब तक आप बल्दियाती अदारे बाख्तियार नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या सुबह हुकूमतों करवाइए कि 18वीं तरमीम, वो पूनी वाला जो है, जो रोता है बहुत है, रज़ा रब्बानी साहब, मैं कभी ये कौम उसे माफ़ नहीं करेगी, और ना नवाज शरीफ को करेगी ना बाकी लोगों को। 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात उसे दे दिए। ओ भाई, इख्तियारात ले लिए, चलिए अच्छा किया। सूबे अगर बाइख्तियार हों और परफॉर्म करें अच्छा, तो सुभान अल्लाह से। और मगर बल्दियात को इख्तियारात क्यों नहीं देते, या उसे कम अज़ कम आबादी के अव्वल तो इख्तियार उसे मिलना चाहिए। वहाँ के लोगों का मसला है, जो ओन करते हैं, जो भुगतते हैं, जिनके सर पे मुसीबत पड़ती है, उनको देना इख्तियार। आप नेमतुल्लाह खान के ज़माने में हुआ था ना काम, दुनिया ही बदल गई थी नेमतुल्लाह खान के ज़माने में, फिर उसको कंटिन्यू किया मुस्तफ़ा कमाल ने। तो उस वक्त हो सकता था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो ओन करते थे कराची को। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल का एक बड़ा हैंडीकैप था कि वो सर पे उसके सवार था अल्ताफ हुसैन जी, उसके बावजूद उसने ये कर दिखाया। और नेमतुल्लाह खान से तो कभी किसी ने ये उम्मीद बांधी ही नहीं थी कि इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। बूढ़ा आदमी 70 बरस का, गाड़ी में नींद पूरी करता था, इतवार का दिन थरपारकर में गुजारता था, और सुबह से शाम तक वो अवेलेबल था। और उसने जो वादे नहीं किए थे वो भी काम उसने किया। मतलब उसने ग्रीनरी का कोई वादा नहीं किया था, उसने यूनियन काउंसिलों को पैसे देने का वादा नहीं किया था, 5 लाख रुपए हर यूनियन काउंसिल को दिए। तो अब क्या है, अब वही कराची है, वही लोग हैं। वो नेमतुल्लाह साहब नहीं रहे हारून साहब, वो मुस्तफ़ा कमाल नहीं रहे, अब ये मुराद अली शाह साहब जो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, और लहजा उनका इतना ठंडा ठार है और इतने पुरसुकून है, और ये तसव्वुर दे रहे हैं 12 बरस हमने बहुत काम किया है। अब नेचुरली ये सवाल उठ रहा है कि मरकज को मुदाखलत करनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल तो चीख चीख के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर है कि जहाँ आप सिर्फ बातें करते रहेंगे और करारदादें पास करेंगे, आए ना यहाँ मुदाखलत करें। अब मुदाखलत का सवाल ये है कि आइन के हुदूद के अंदर ही हो सकती है ना, आइन के हुदूद के बाहर नहीं जा सकते। या कुछ लोग जाएं कराची के बिजनेसमैन, प्रोमिनेंट सिटीजन्स और लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और मरकज को हक दे। देखे ना, ये जो सिंधी वडेरा है, ये एक तो वैसे ही कराची से चिढ़ता है। कारोबारी तबका चाहता है इमरान खान साहब टेक ओवर कर लें। नहीं चाहता है इमरान खान साहब, कैसे टेक ओवर? सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी तो कोई इकदाम करेंगे ना। इस वक्त तो वो यही कर सकते हैं ना, एनडीएमए को भेज दिया उन्होंने अपनी सारी। अभी फौज जनरल बाजवा ने कहा है कि बार बार इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि कोर जो है वो अपनी पूरी कुव्वत सर्व करे इस पे, यही कर सकते हैं ना। लेकिन अगर उनसे वापस लेना इख्तियार, चलिए एक महदूद मुद्दत के लिए लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट इख्तियार दे सकती है ना, और तो कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, किसी को जाना चाहिए। फौज वहाँ पे हारून साहब, उन्होंने वहाँ पर अपने 32 के करीब मोबाइल कैंप्स लगाए हुए हैं मेडिकल के हवाले से। 3 मोबाइल कैंप्स जो हैं वो उन्होंने हुकूमत के हवाले किया, वहाँ पर काम करें। फौज को सिर्फ फौज काम करती नजर आ रही है। इससे याद है कि मोबाइल फोन भी बंद हैं, लोगों का राब्ता नहीं पर के वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। अच्छा, बिजली का ये है कि 800 फीडर ट्रिप कर गए,
सब स्टेशन काम नहीं कर रहे, और जो उनके पैदावारी यूनिट है वो भी बहुत से काम नहीं कर रहे हैं। पानी दाखिल हो गया, एक बार जो 24 सफ़े का छपता था अंग्रेजी का, वो 12 सफ़े का छपा है। उन्होंने माजरत किया है, डेटा सारा इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया है, सारा काम ही रुक गया, जिंदगी की चलती हुई नब्ज़ ही थम गई है। वो पूरा पहिया रुका पड़ा है हारून साहब, जो जहां पर स्टक था वहीं का वहीं मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि ये इतना बड़ा हादसा है कि ऐसा हादसा इससे पहले नहीं हुआ इकानमी के साथ, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। 71 की वारी थी जो अभी थे। बिल्कुल हारून साहब, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इसका लेना बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेती। अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब नहीं समझती तो वैसे चीफ जस्टिस साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया है कराची के मामले में, कराची के हवाले से। जी जी, ये तो सबके सामने आया है। तो लोगों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, ये करेंगे या नहीं करेंगे हारून साहब, लेकिन एक और बहस छिड़ गई है, ये पानी निकलेगा तो पीछे जो कुछ छोड़ के जाएगा वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मैं चल रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से खास तौर पे बात होगी, जिसमें चाइना, इंडिया, अमेरिका और इसराइल के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं हारून साहब। चाइना का मामला लद्दाख के हवाले से इंडिया के साथ काफ़ी संगीन हो गया। कहा जा रहा है कि इंडिया हो सकता है कि इसराइल की मदद से चाइना के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। जो निज़ाम कंट्रोल की, जी बिल्कुल, जो 4-5 गुना बड़ी ताकत है, आर्मी के तनाजुर से भी, इक्विपमेंट के, लेकिन जो निज़ाम परचेज करने की कोशिश कर रहा है इंडिया इसराइल से, उसके बारे में बताइए। जो कुछ मर्जी वो अख्तियार करने की कोशिश करे। देखिए, अमरीकियों की ख्वाहिश तो ये होगी, अभी वाक़यात को तरतीब के एतबार से देख ले, अभी रिसेंटली क्या कुछ हुआ। पैरासेल एक जजीरा है जिस पे फिलिपाइन का भी दावा है, चीन का भी दावा है और ताइवान का भी दावा है। उसके करीब से अमेरिका के जंगी बहरी जहाज़ गुजरे बड़े बहरी बेड़ा जिसको कहते हैं, वो लगभग 5000 आदमी होते हैं। उस पर उनके रेयर एडमिरल ने, चीनी ने बयान भी दिया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हज़ारों आदमी इसके नतीजे में हलाक हो सकते हैं, ये आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। उसके नर्व्स आजमा रहा है। वज़ीर उसको सेहत को ताइवान भेजा है, जिस पे चीन ने एहतजाज किया है कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो हमारे आपकी मफाहमत है उसकी। और ताइवान पे क्लेम है उनका, और ताइवान हमेशा चीन का हिस्सा रहा है, जाहिर है। वो तो चीनियों की पॉलिसी नहीं है जंग की। लद्दाख में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर दिफा भी उनके जा रहे हैं, शायद चले गए हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी जाएंगे इंडिया के। लेकिन चीन ये इलाका खाली करने का कतन कोई इरादा नहीं रखता। तमाम शवाहिद ये हैं, इंडियन मीडिया कह भी कर रहा है, इंडियन हुकूमत भी कह रही है कि मुज़ाकरात में उलझा रखा हमें। उधर वो बार बार साउथ चाइना सी में शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं। ईरान का बहुत बड़ा वाक़या हो गया है, उसकी सिग्निफिकेंस को अब तक नहीं लोग समझे। जिस वक्त यानी उन्होंने ये तय किया कि इस पे मज़ीद रवायती असला ख़रीदने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। 2 एटमी तनसीबात वो नहीं खोल रहे थे, तो उसको चीन ने और रूस ने नाकाम बना दिया और वो दोनों तनसीबात ईरान ने खोल दी, जिसके बाद अमेरिका की कोई पोजीशन बाकी नहीं रही। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने भी मुखालफत कर दी, चीन और रूस तो थे ही। फिर ये कि जब ईरान चला जाता है चीन के साथ, यानी एक तो इंडिया निकल गया ना, उसका एक हलीफ जो पाकिस्तान को घेर रहा था, ईरान से और अफगानिस्तान से भी निकलना पड़ेगा जी, कोई चारा नहीं है। गल्फ से इवन वो ख़त्म करना चाहता है, फौजी मौजूदगी कम करना चाहता है। सऊदी अरब से कुछ फौजी निकाले भी हैं, कुछ असला भी वापस लेके गए।
और इम्कान पैदा हो गया है, अब मैं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता डोनाल्ड ट्रंप के हारने का, जो बाइडेन की पॉलिसी ये नहीं होगी। जो देखिए सिर्फ बेहतर पॉलिसी से डेमोक्रेट्स नफरत करते हैं। हाँ। और वही नहीं, काले, अब देखिए कि वो एक मुतनाज़ा मामला है कि उसने खुदकुशी की है काले ने जी। या उसको मारा गया है, लेकिन हंगामे फूट पड़े ना, इससे पहले हंगामे होते रहे। मुसलमानों के साथ जो सलूक है वो जाहिर है। जो बाइडेन तो ईरान के साथ भी उसकी पॉलिसी ये नहीं होगी, चीन के साथ भी उसकी पॉलिसी ये नहीं होगी, इस्लामी ममालिक के साथ भी उसकी पॉलिसी पूरा मुख्तलिफ होगा। काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होता है, काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। इसराइल की हमायत तो वो जारी रखें। अमेरिका क्या चाहेगा, जो मैं समझ सकता हूँ, अमेरिका जंग चाहेगा साउथ चाइना सी में, अगर नहीं तो लद्दाख में, ताकि ये बढ़ती हुई कुव्वत जो है, अब चीन की कुव्वत क्या है, चीन ने पहली दफ़ा अपनी पूरी तारीख में ये पॉलिसी बदली कि वो अपनी सरहदों से बाहर निकला है और दुनिया में अपना असर और रसूख फैला रहा है। तो वो किस बलबूते पे कर रहा है? अपनी इकोनॉमी के बलबूते पे कर रहा है ना। एक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड माशरा है, एक चीनी अभी बहुत सख्त जान है, सख्त जान भी बहुत है और सूझबूझ भी रखते हैं। उन्होंने बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं, खाना जंगियों से गुजरे हैं, गुलामी से गुजरे हैं। उन्होंने कम्युनिज्म का वो दौर देखा है जब कभी गोभी गायब हो जाती थी, कभी आलू गायब हो जाते थे, कभी अंडे नहीं मिलते थे, कभी बाइसिकल नहीं, कभी ट्रांसिस्टर नहीं। वो तो एक बड़ा मुफलिस कम्युनिज्म के तहत तो रूस भी और चीन भी बहुत अफलास से गुजरे ना। उन्होंने इन तजर्बात ने उन्होंने सीकल किया है। देखिए वो चीनी कौम में जो बेदारी डॉक्टर सन्यात सिंह के ज़माने में पैदा हो रही थी, तो इकबाल ने तो उसी वक्त उसे नोट किया था ना कि हमाला के चश्मे उबलने लगे, गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे। कौमों में जब ज़िंदगी के आसार पैदा होते हैं तो उसका अंदाज़ा होता है, वो कल्मिनेट तो बाद में जाके होते हैं ना। कम अज़ कम वो ये चाहेगा अमेरिका के लद्दाख में जंग हो जाए, चीनी नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुज़ाहमत अगर होगी हारून साहब, नहीं, फर्ज कीजिए अगर जंग होती है तो उसमें वो, मेरा ये ख्याल है कि बहुत तेज़ी से कोई ऑपरेशन करेंगे। और इंडिया बहुत डिप्रेशन में है। इंडिया ने 3 महाज खोले हैं, लोग गलत समझ रहे हैं कि वो 2 महाज हैं। 2 महाज नहीं हैं, इंडिया ने 3 महाज खोले हुए हैं। एक महाज तो पाकिस्तान का, तो सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये मुझे याद है कि पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ अमेरिकियों को याद दिलाता था कि जब यहाँ लोग कहते ना आपकी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, यहाँ भी लोग कहते थे, यहाँ भी जो लोग अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते हैं, NGOs चलाने वाले, पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, तो उन्हें बताया जाता था अमेरिकियों को। या एक यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे याद है, जन कैनी वहाँ गए थे, तो कहा जाता कि स्पेल बाउंड लोग सुनते रहे जब उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि सारी डिप्लॉयमेंट तो देखो, हवाई अड्डे इनके कहाँ हैं, इनकी फौज की डिप्लॉयमेंट कहाँ है। अब उन्होंने चीन का एक तो महाज खोल लिया, 2 महाज हो गए, तीसरा महाज अंदर खोल लिया है, अपने ही अंदर मुसलमानों को तंग करना है। वो ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों से पाक करवाए, 20-25 करोड़ आदमियों से आप इसको पाक कर सकते हैं जो 1400 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अभी ताज़ा वाक़यात सुने ना, UPCP में क्या हो रहा है, वो जहाँ वो योगी है, क्या नाम है उसका, कोई 4-5 हज़ार सिख फैमिलीज को निकाल दिया गया है। देखिए काश्तकारी में तो सिखों का कोई मुकाबला ही नहीं, दुनिया के बेहतरीन काश्तकार समझे जाते हैं। वो कहा जाता है कि सिख अपनी ज़मीन को कभी तनहा छोड़ता ही नहीं है, सारी तवानाई उसमें अपने लगा देता है, वो मोहब्बत करता है ज़मीन के साथ। अच्छा, वो खालिस्तान का मसला अपनी जगह है, जो इस साल रेफरेंडम कराने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने उनकी वेबसाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं। उन्होंने एक रूसी वहाँ से वेबसाइट से का वो लेके इजाज़त लेके, तो उस पर वो कर रहे हैं। दूसरी अक़लियतें भी नाखुश हैं, यानी वो जो रियासतें हैं, अक़लियतों के खिलाफ एक महाज है जो इंडिया में खुला। अच्छा, कश्मीर पे देखिए ना, शिमला मुआहदा कहाँ है, 6 जमातें जो उठ के खड़ी हुई हैं वहाँ इंडिया के खिलाफ, ये तो इंडिया नवाज जमातें थी,
तो हमेशा इंडिया का साथ दिया है। वो कह रहे हैं कश्मीर की बहाली की बात, अब वो कह रहे हैं 4 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, इसके बगैर नहीं हो सकती, उसके बगैर सियासत ही नहीं हो सकती। कश्मीर में 8 लाख फौज है, रेगुलर फौज तो इसमें सारी की सारी रेगुलर नहीं है, दूसरे 12 आफ्टर ऑल आर्मी है। पंजाब में उन्हें आर्मी रखनी है, आसाम में रखनी है, बंगाल में रखनी है, अलहदगी की तहरीकें 3 माह खोल रहे हैं। अगर अव्वल तो चीनी जंग को अवॉइड करेंगे, चीनी एक बड़ी सेंसिबल कौम है, लेकिन अगर जंग होती है, अगर होती है तो इंडिया कहाँ गया? अंदर है, इंतशार है, इकोनॉमी उसके बाद उसकी क्या रहेगी? इंटरनेशनल कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसको खबर है हारून साहब के इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनके, वो बिना बताए लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं, जिनका कोई पता ही नहीं कहाँ गए, छुट्टियों पे तो जा ही रहे हैं। खुदकुशी के वाकयात बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए। खुदकुशी आदमी कब करता है? जब उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। खुदकुशी, अपनी जान लेना कोई खेल तमाशा है? सलूक अच्छा नहीं है जवानों के साथ। अच्छा, अब वो धमकियां बड़ी दे रहे थे, एक कराची का मुआहरा कर देंगे, एक फ्रिगेट भेज दिया उन्होंने जो जदीद तरीन तबाहकुन जंगी जहाज होता है, और 2 भेज देंगे। तो पाकिस्तान की दफाई सलाहियत देखिए, एटम हम हमारे पास है, और स्टेट ऑफ द आर्ट है, इंडिया से बहुत बेहतर है, मिसाइल हमारे उनसे बेहतर है। वो अवाक्स खरीदें या जो मर्जी खरीदें, मैदान जंग में आदमी लड़ता है। मैं आपको भी इसका एक वाक़या सुनाता हूँ। आप वो तो किस्सा ख़त्म हो गया, बहरी नाकाबंदी का, कराची का, वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। पाकिस्तान, ये इमरान खान के खिलाफ जब मैं कहता हूँ ना एजिटेशन नहीं हो सकता, उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान दिफाई तौर पर महफूज हो गया। हम एक मुसीबत में हैं, क्राइसिस में हैं। वैसे समंदर पार से कुछ मुल्क ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, नाम मैं नहीं लूँगा, नए इलेक्शन होने चाहिए, और यहाँ तक कहा गया है कि उस इलेक्शन के अखराजात हम देने के लिए तैयार हैं। यानी कि खान साहब को हटना चाहिए, खान साहब को जाना चाहिए। अच्छा भाई, खान साहब को हटना चाहिए या रहना चाहिए, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। इसका फैसला समंदर पार वाले नहीं कर सकते। बिल्कुल। और ये जो कुछ लोग उछल रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है, भाई करें इमरान खान की डट के मुखालफत करें। इमरान खान ने कब किसी को माफ़ किया है कि उसे माफ़ किया जाए? लेकिन समंदर पार जाने का क्या मतलब है? उसने जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया था ना, गलत किया। हमने तो धरने की बड़ी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, अपने बलबूते पे किया, किसी के आशीर्वाद से नहीं किया। अच्छा, वो अब कराची की बहरी नाकाबंदी का ख्वाब तो खत्म हुआ। जंग अव्वल तो चीन इसको अवॉइड करेगा, फिर और अगर चीन की मॉरल सपोर्ट बढ़ रही है दुनिया में, रूसी उसके साथ हैं, उसके साथ और अमेरिका के साथ तो नहीं देंगे, रूसी जख्म करदा है ना उसके। ईरानी, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा चीन के अखलाकी तईद के साथ। तो चाइना की तो पोजीशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। फिर इंडिया ये ख्वाब क्यों देख रहा है हारून साहब? ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी है, और जिसके सर पे जुनून सवार हो, जंगी जुनून, ये तो ऑलमोस्ट जंगी जुनून तो है ही ना। हिंदुत्व देखिए ना, ये जो नेहरू को, अगर गांधी को सियासी मुदब्बर समझा जाता है तो इसलिए समझा जाता है ना, वो समझते थे कि इंडिया को सेकुलरिज्म के ज़रिए मुत्तहिद रखा जाता है, जा सकता है। हमारे यहाँ भी अक़लियतों के मामले में अफसोसनाक वाक़यात हुए थे, लेकिन माशरे के इज्तिमाई ज़मीर ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हुकूमत ने तो जो किया ही, माशरे के इज्तिमाई ज़मीर ने उस पर चीख चीख कर एहतजाज किया कि यह नहीं हो सकता कि कोई शख्स हिंदू हो या ईसाई हो या सिख हो या कोई अक़लियत से ताल्लुक़ रखता, तो उसके हुकूक पर डाका डाला जाए या बहाना बना के उसके साथ ज्यादती की जाए। सिंध में ऐसे वाक़यात हुए, पंजाब में हुए, वो चर्च में हमला हुआ, तो माशरे ने उस पर बड़ा सख्त था। उसका नतीजा यह कि कमर टूट गई है दहशतगर्दों की, और फौज ने भी उस पर स्टैंड लिया। मैं समझता हूँ कि फाइनल एनालिसिस में इंडिया शिकस्त रेख्त की तरफ जा रहा है, और अमेरिका जो है वो भी फाइनली मुमकिन है इसका शिकस्त रेख्त का शिकार हो, लेकिन बहरहाल वो पसपाई की तरफ तो जा रहा है। इसमें तो कतन इस सारे मामले में तुर्की को आप कहाँ पर देख रहे हैं हारून साहब? तुर्की के मामला बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, तुर्की को एक ज़माने में हमारे जनरल कहते थे, जो सेंसिबल, बड़े अच्छे सेंसिबल लोग जो बड़े बेहतरीन तजिया कर सकते हैं, कि तुर्की तो फंस गया,
उधर रूसी जो जहाज है उसके ऊपर से गुजरते हैं, उधर दाइश वाले दाखिल हो गए, उधर कुर्दों को तो इसराइल मदद कर रहा था ना, और जाहिर है कुछ और लोग इसराइल के हामी भी कर रहे होंगे। एक जहाज उन्होंने गिरा दिया तुर्की ने, रूस का, उसके बाद से अमन है। हालांकि पुरानी दुश्मनी चली, उन्हें अंदाजा हुआ कि तुर्की पीछे नहीं हटेगा। दाइश को उन्होंने ऑलमोस्ट निपटा दिया। लास्ट वर्ड्स फिर क्लोजिंग की तरफ हारून साहब जाएंगे हम। दुनिया में अभी बड़ी खराबी है और ये दुनिया बदल रही है, और ये दुनिया चंद महीनों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि वो नहीं रहेगी जो कभी थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।